ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आप विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, गुजरात की सरजमी से अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज। पूछा, हर चुनाव में आपकी पार्टी क्यों हारती है? बोले, बंगाल और तमिलनाडु भी हारेंगे। त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर राहुल गांधी ने घेरा। बोले, बीजेपी दे रही है नफरत को बढ़ावा। इस पर आपको जानकारी देंगे। इधर उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाई। नोटिस जारी कर सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। नए साल से पहले धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भारी भीड़। काशी में गंगा आरती में शामिल हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु। इधर वृंदावन में भीड़ से बचने के लिए बांके बिहारी मंदिर में एडवाइजरी जारी की गई है। और लखनऊ में अवैध निर्माण पर गर्जा योगी का बुलडोजर। अमौसी एयरपोर्ट के पास ढा दिया गया अवैध निर्माण। बात अब केरल की, जहां कोझिकोड से एक हादसे की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ऑटो वाले की गलती का शिकार एक ऑटो और एक स्कूटर सवार को होना पड़ा। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की खतरनाक तस्वीरें आपके सामने हैं। एक ऑटो चालक की गलती ने कई लोगों को सड़क से सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ड्राइवर ने पीछे से आ रही गाड़ियों को देखे बगैर अपना ऑटो स्टार्ट किया और फिर चल दिया। पीछे से तेज रफ्तार आए ऑटो चालक के पास ब्रेक लगाने का वक्त ही नहीं था। उसने उसी रफ्तार से ऑटो को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दोनों ऑटो में टक्कर हुई और पीछे से आया ऑटो पलट गया। इसी दौरान दूसरी तरफ से अपनी लेन में आ रहा स्कूटर भी उसकी चपेट में आ गया। ऑटो स्कूटर के ठीक सामने जाकर गिरा। सड़क पर चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए भागे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर कलेजा सिहर उठेगा। इस भीषण हादसे में एक शख्स की जान चली गई क्योंकि लकड़ी का बुरादा और टुकड़ों से भरा एक ट्रक वहां से गुजर रही एक बुलेरो पर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में भरा बुरादा और टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, जबकि ट्रक के नीचे दबने से बुलेरो पूरी तरह पिचक गई। यह हादसा तब हुआ जब बुलेरो के ड्राइवर ने दूसरी तरफ जाने के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ा। ठीक उसी समय पीछे से एक ट्रक आया। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रक डिवाइडर से टकराया और पलट गया, जिसकी चपेट पे बुलेरो आ गई, जबकि पास ही में खड़ा एक बाइक सवार काफी दूर जाकर गिरा। हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि ट्रक के नीचे बुलेरो दबी हुई थी और ड्राइवर उसके अंदर ही फंसा हुआ था। कुछ लोगों ने तो यह दावा किया कि गाड़ी के अंदर 4 से 5 लोग थे जो दब गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोग खुद ही राहत बचाव के काम में जुट गए। चूंकि लकड़ी का बुरादा चारों तरफ फैला था, उसके नीचे बुलेरो दबी हुई थी। ऐसे में लोगों ने हाथ से ही बुरादा हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू का काम तेज किया गया। इस दौरान वहां भारी जाम लग गया। बाद में जेसीबी की मदद से ट्रक को हटाया गया, लेकिन इस हादसे में बोलेरो ड्राइवर की मौत हो गई। दुनिया भर में नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने एक फतवा जारी कर दिया है और ये कहा है कि नए साल का जश्न मनाना हराम है। जश्न मनाना नए साल का नाजायज है। नया साल आया भी नहीं कि आ गया फतवा। फतवा इस बात का कि मुसलमान नए साल के जश्न से दूर रहे। नए साल का जश्न मनाया तो मानो गुनाह कर दिया। मैं तमाम मुसलमानों को बता देना चाहता हूँ कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज है। मौलाना शहाबुद्दीन फतवा जारी कर चेतावनी दे रहे हैं कि मुसलमान जश्न मनाते मिले तो ठीक नहीं होगा। और अगर कहीं से खबर मिली कि कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमाए कराम सख्ती से रोकेंगे। मौलाना की बात तो हजम होने से रही, लेकिन मौलाना के इस फतवे वाले फरमान पर बहस जरूर छिड़ गई है।
बहस इस बात पर हो रही है कि क्या नए साल जैसे मौके पर मुस्लिम युवाओं को जश्न मनाने से रोकना जायज है। वहीं नए साल के जश्न को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की तरफ से जारी किए गए इस फतवे पर मौलाना आपस में ही भिड़ गए। शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने फतवे पर सवाल खड़े किए। मौलाना सैफ अब्बास का कहना है कि जहां हराम हलाल की बात होती है वहां फतवे जारी किए जाते हैं। नए साल के जश्न को लेकर फतवा जारी करना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं वो फतवा बेबुनियाद है और इस तरीके से फतवे नहीं दिए जाते। AIMIM के नेता शोएब जमई ने कहा कि सबको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है और हर चीज को मजहब से जोड़ना गलत है। इस्लाम में ये अनावश्यक बयानबाजी भी नाजायज़ है और इस तरह के माहौल को ख़राब करना भी नाजायज़ है। और मौलाना साहब का इस तरह से बार बार टीवी पे आकर के बीजेपी की तरफ से स्पॉन्सर्ड बयानबाजी करना भी नाजायज़ है। वहीं मौलाना के फतवे पर हिंदू धर्मगुरुओं ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं और दो टूक कहा कि हिंदुओं के लिए ऐसी कोई मनाही नहीं, वो नए साल का जश्न मना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक फॉर्च्यूनर कार करीब 700 मीटर तक एक बाइक को घसीटती हुई चली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह इस मामले को सुलझाया। भले ही फॉर्च्यूनर भी आगे से टूट गई, लेकिन कार सवार ने बाइक को घसीटना नहीं छोड़ा। बनारस के सबसे व्यस्त चौराहे अर्दली बाजार में लोगों के सामने कार सवार का तांडव यूं ही चलता रहा। बताया जा रहा है कि ये कार पड़ोसी जिले चंदौली के किसी ब्लॉक प्रमुख की है। मौके पर भीड़ लग गई, बवाल मच गया, जाम लग गया। लोगों ने भी कार का हाल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। सूचना पर पुलिस पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश शुरू हुई। किसी का लड़का हो, चाहे वो किसी नेता का हो, पुलिस वाले का हो, कार्रवाई हो। परेशान जब तक कार्रवाई नहीं होगी पहले हटोगे तभी तो कार्रवाई होगी। पुलिस के समझाने पर जाम खुला, जिसके बाद बाजार ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक फॉर्च्यूनर कार सवार और बाइक सवार की बाद में सुलह भी हो गई। लखनऊ में एयरपोर्ट के पास अवैध रूप से बनी इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया गया। नियमों की मुखालफत करने पर प्रशासन ने पहले तो उस प्रॉपर्टी को सील किया, लेकिन उसके बाद भी जब सामने वालों को अक्ल नहीं आई तो फिर बुलडोजर से उन्हें जवाब दिया गया। बुलडोजर से मार मारकर प्रशासन ने उस घर को धराशायी कर दिया। इमारत को गिराने के लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कई बुलडोजर भेजे थे जो एक साथ दीवारों को ध्वस्त करते रहे। दरअसल जिस घर को तोड़ा गया उसका नक्शा पास नहीं हुआ था, इसीलिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने घर को सील किया। लेकिन बिल्डर ने सील तोड़कर निर्माण का काम फिर शुरू कर दिया, तो अब प्रशासन ने बुलडोजर भेज नामो निशान मिटा दिया। साउथ के सुपरस्टार और तमिलगा वेट्री कज़गम पार्टी के प्रेसिडेंट थलापति विजय चेन्नई एयरपोर्ट पर अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े। ये सब तब हुआ जब विजय मलेशिया से चेन्नई लौटे, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़े, फिसलकर गिर पड़े। दरअसल अपने चहेते सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर फैंस की भारी भीड़ जुटी हुई थी। विजय जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, भीड़ बेकाबू हो गई। हालांकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने प्रशंसकों से बचाते हुए उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया। वो गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी वो अपना बैलेंस खो बैठे और गिर गए। उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला और फिर गाड़ी में बैठाया, जिसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। विजय को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने 3 नई एयरलाइंस को फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी है। इन 3 में से एक शंख एयर, जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। शंख एयर के मालिक हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा, जो सालों पहले कानपुर की सड़कों पर टेम्पो चलाते थे। टेम्पो चलाते चलाते श्रवण ट्रांसपोर्ट बिजनेस में उतरे और आज उनके पास सैकड़ों ट्रकों का बेड़ा है। सड़क पर अपनी बादशाहत कायम करने के बाद करीब 3 साल पहले श्रवण ने एयरलाइन शुरू करने की एक योजना बनाई। श्रवण कुमार का दावा है कि शंख एयर के टिकट फिक्स्ड प्राइस पर बेचे जाएंगे। उन पर कोई डायनेमिक प्राइसिंग लागू नहीं होगी, यानी समय और जरूरत के मुताबिक हवाई किराया महंगा नहीं होगा। श्रवण कुमार का यह कहना है कि सुबह हो या शाम, दिन हो या फिर रात, त्योहार का सीजन हो या फिर कोई सामान्य दिन, उनकी एयरलाइंस का किराया घटेगा या फिर बढ़ेगा नहीं।
शंख एयर फिलहाल 3 एयरबेस 320 विमानों के साथ संचालन की शुरुआत करेगा, जिसे अगले 2 से 3 साल में विमानों का बेड़ा बढ़ाकर 20 से 25 करने की योजना है। देखिए, शंख एयर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मुंबई को हवाई रूट से जोड़ेगा। महाराष्ट्र के पुणे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से एक ट्रक आग की लपटों से घिर गया। ट्रक में अचानक आग कैसे लगी, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुछ ही देर में आग तेजी से भड़की और ट्रक धू धू कर जलने लगा। ट्रक में आग लगते ही आसपास के लोगों ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब ट्रक में धमाके होने लगे। धमाके के साथ ही आग और भड़कती गई, जिसके बाद आसपास के लोग दूर हट गए। इस बीच आग की चपेट में आया ट्रक पूरी तरह जल गया। कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कुछ नेता दिग्विजय सिंह से सहमत हैं तो कुछ उनके विरोध में आकर खड़े हो गए हैं और बयान दे रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में जो कहा वो कई इशारे करता है। रविवार को कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस था। इस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद सभी बड़े नेता नाश्ता करने के लिए एक जगह पहुंचे थे और सूत्र बता रहे हैं कि यहीं पर दिग्विजय सिंह का राहुल गांधी से सामना हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में कहा, आपने तो कल काम अच्छा कर दिया। इसके बाद एक दूसरे सांसद ने चुटकीले अंदाज में कहा, दिग्विजय सिंह साहब बदमाशी कर गए। इस पर राहुल गांधी ने हंसते हुए सांसद के समर्थन में कहा, बिल्कुल सही कहा, दिग्विजय सिंह जी बदमाशी कर गए। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को सख्त नसीहत दी है और कहा है कि उन्हें जो भी बात रखनी हो पार्टी के मंच पर रखें, न कि सोशल मीडिया पर। दरअसल दिग्विजय सिंह ने बतौर संगठन आरएसएस की तारीफ की थी और प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की सराहना की थी। क्या आप भी नए साल पर किसी धार्मिक जगह जाना चाहते हैं? अगर प्लान बना लिया है आपने तो ये रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। काशी, अयोध्या, उज्जैन, वृंदावन, हर जगह इस वक्त श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। खासकर वृंदावन में तो लोग आगे से कह रहे हैं कि अगर हो सके तो नए साल पर वहां मत जाइए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि ना तो आप सही से दर्शन कर पाएंगे और ना ही ढंग से घूम पाएंगे। नए साल से पहले वृंदावन में भीड़ कई गुना बढ़ गई। गलियों में धक्के खाते चल रहे लोग मंदिर के अंदर भी भीड़ से दो दो हाथ कर रहे हैं। भैया, इस समय वृंदावन में बहुत भीड़ है। 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक वृंदावन में पैर रखने की जगह नहीं है। 5 जनवरी तक वृंदावन ना आने की सलाह देने वालों ने बताया कि वहां कमरा मिलना भी अभी मुश्किल है। गेस्ट हाउस, आश्रम सब खुल चल रहे हैं। रास्ते में लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है। मंदिर के आने वाले सारे रास्ते पैक हो चुके हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी ट्रैफिक का अलग प्लान बनाया। एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम भारी वाहनों का प्रवेश वृंदावन में वर्जित रहेगा। छोटे वाहनों का भी प्रवेश वृंदावन में अंदर एक सीमा तक ही रहेगा। भीड़ को देखते हुए वृंदावन में ई रिक्शा का रूट, जूते चप्पल रखने की जगह, दर्शन का तरीका, ये सब कुछ दिनों तक बदला बदला सा रहेगा। और ये सब जानकर भी अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो एक एडवाइजरी मंदिर प्रशासन की तरफ से भी जारी की गई है और इसमें यह कहा गया है कि सभी श्रद्धालु वृंदावन आने से पहले भीड़ का आकलन कर लें। चाहे तो भीड़ के वीडियोस आप देख लीजिए और अंदाजा लगा लें कि वहां पर किस तरह का माहौल रहेगा। श्रद्धालु अपने साथ कोई कीमती सामान लेकर ना जाएं, क्योंकि उसके खोने या फिर चोरी होने का भी डर बना हुआ है। मंदिर दर्शन के लिए प्रशासन की तरफ से तय किए गए एंट्री और एग्जिट पॉइंट का ही इस्तेमाल करें और वहां जो अनाउंसमेंट हो रही है उन्हें भी जरा गौर से सुनते रहें। मंदिर में आने और जाने का रास्ता अलग होगा, इसीलिए जूता चप्पल किसी फिक्स जगह पर ही उतारें ताकि वो आराम से आपको बाद में मिल जाए। हर श्रद्धालु अपने साथ एक पर्ची रखे जिसमें उसके घर वालों का नंबर हो, ताकि कहीं पर अगर वो गुम हो भी जाएं तो ढूंढने में आसानी हो। एक बार फिर हिदायत दी गई है कि अगर कोई बुजुर्ग है, बीमार है या फिर कोई छोटा बच्चा आपके साथ है तो अभी कुछ दिन का इंतजार कीजिए। वृंदावन ना जाएं तो ही ये बेहतर होगा। खैर, घूमने वाले सिर्फ मंदिर नहीं, पहाड़ों पर भी जा रहे हैं और उन्हीं की वजह से इस वक्त पहाड़ गुलजार हैं। हजारों की भीड़ रोज पहाड़ों की तरफ अपनी गाड़ियां घुमा ले रहे हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट्स सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। एक चीज है, स्नो मिलने के लिए नहीं है। उम्मीद पूरी तो हुई है, लेकिन हमें बर्फ का इंतजार था, वो नहीं अभी तक पड़ी।
पर्यटकों की इच्छा कश्मीर में पूरी हुई। वहाँ गुलमर्ग की पहाड़ियाँ और बर्फ और उसे देखने आने वाले सैलानियों से गुलजार थी। ऐसी ही भीड़ राजस्थान भी पहुंची, जहां जैसलमेर के रेगिस्तान और किले देखने के लिए लोग दूर दराज से आए थे। उत्तराखंड के नैनीताल में भी झील में बोटिंग करने वालों की संख्या नए साल से पहले बढ़ गई है। हालांकि पहाड़ों पर अब आप यूं ही नहीं जा सकते हैं, इसके लिए एक तरह का एंट्री पास लग रहा है। यह नियम शुरू हुआ है उत्तराखंड के नैनीताल और मसूरी में। नियम बनाया गया है कि अगर नैनीताल और मसूरी में भीड़ बढ़ी तो वहां उन्हीं गाड़ियों को एंट्री मिलेगी जिनकी पहले से बुकिंग होगी। तो इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां जाकर बुकिंग करेंगे तो हो सकता है कि वहां पर आपको परेशान होना पड़े। यह भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी टूरिस्ट स्पॉट से कुछ दूरी पर आपको खड़ी करनी पड़ जाए और जिन जगहों पर आप गाड़ी से घूमना चाहते थे वहां पैदल ही आपको जाना पड़े। नए साल पर उत्तराखंड में 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान जताया गया है। धर्म नगरी काशी से अतिथि देवो भव की परंपरा को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। यहां गंगा स्नान करने पहुंचे जापानी पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों ने बदसलूकी की है। जापान से आए 4-5 टूरिस्ट गंगा स्नान की तैयारी कर रहे थे। इस ग्रुप में एक महिला ने सेंटा क्लॉज वाली टोपी लगा रखी थी, जबकि कुछ लोग सेंटा क्लॉज वाले कॉस्ट्यूम में थे। स्थानीय लोगों को ये देखकर आपत्ति हुई। इसी बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि जापानी पर्यटकों ने गंगा में पेशाब किया, जिसके बाद स्थानीय लोग और भड़क गए। जापानी टूरिस्ट माफी मांगते रहे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनकी एक बात नहीं सुनी और वहां से जाने को कहा। वायरल वीडियो का अब वाराणसी पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच कराने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अकॉर्डिंगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर सियासी हमला किया है। दरअसल अमित शाह गुजरात में थे और यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर तंज किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस लोगों की पसंद का ही विरोध करती है और जब हार जाती है तो सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। लोकसभा में चर्चाओं चालती थी तो राहुल गांधी एक विचित्र सवाल કર્યો। બોલો કે દર વખતે અમે જ કેમ ચૂંટણી હારી જઈએ છે? હવે સવાલ કરવાનો તો તમને બધાને અને સવાલ કરી દીધો મને। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस की अगली हार की भविष्यवाणी भी कर दी। રાહુલ બાબા અભી હજી તમે થાકી ના જાઓ હારથી। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે નક્કી કરીને રાખો। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता भी कई बार राहुल गांधी को हार की वजह समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से वैसे तो हर कोई परेशान है, लेकिन एक बड़ी दवा कंपनी के अफसर ने प्रदूषण का हवाला देते हुए इस्तीफा ही दे दिया है। जानकारी के मुताबिक अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के प्रेसिडेंट फाइनेंस राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बाफना ने दिल्ली के खतरनाक प्रदूषण का हवाला देते हुए खुद को जल्द से जल्द पदमुक्त करने की अपील भी की है। कंपनी ने राजकुमार बाफना का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और 31 दिसंबर 2025 को वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। कंपनी के एक बड़े अफसर ने बताया कि बाफना गंभीर खांसी से पीड़ित थे और दिल्ली के प्रदूषण की वजह से उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ रही थी। दिल्ली आने से पहले बाफना लंबे समय तक मुंबई में नौकरी कर रहे थे। देश में पिछले कुछ महीनों में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ी हैं। इसी बीच गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में हिंदुओं को तलवारें और फरसे बांटे गए। हैरानी की बात यहां यह है कि सब कुछ खुलेआम हुआ है। वीर बजरंगे। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक नारे लगाए और फिर घर घर जाकर हिंदुओं को तलवारें दी। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो अच्छा है, धर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो शस्त्र वितरण कार्यक्रम में दूसरे समुदाय के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई। ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, अरे नहीं है मारने के लिए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी हिंदू अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर बचाने कोई नहीं आता। आपकी बहन बेटे को बचाने के लिए कोई सरकार का नुमाइंदा या हिंदू रक्षा नुमाइंदा बाद में आएगा, पहले आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं। गाजियाबाद में हुए खुले शस्त्र वितरण कार्यक्रम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि खुलेआम तलवार बांटने की इजाजत किससे ली गई? क्या कानून खुलेआम शस्त्र बांटने की इजाजत देता है?
जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक सब इंस्पेक्टर को रील बनाने का शौक भारी पड़ गया। सब इंस्पेक्टर को चलती गाड़ी पर खड़े होकर रील बनाने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि आरोप है कि मुगल रोड पर तैनात सब इंस्पेक्टर गुलशेराज ने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रील बनाई। सामने आई वीडियो में एसआई गुलशेराज बर्फ से ढकी सड़क पर चलती कार के फुटबोर्ड पर खड़े होकर पोज देते दिखाई दिए। ये घटना पीर की गली के पास मुगल रोड की बताई गई, जहां बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की चादर जमी थी और ऐसे में हादसा होने का खतरा था। और यही वजह रही कि रील बनाने वाले सब इंस्पेक्टर गुलशेराज को तत्काल ट्रैफिक पुलिस लाइंस रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। बांग्लादेश में आए दिन जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म करके ही दम लें, क्योंकि बांग्लादेश में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हिंदुओं को प्रताड़ित ना किया जा रहा हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कट्टरपंथियों ने अब नई स्क्रिप्ट लिखी है फिरोजपुर में, जिसका सबूत है ये जलता घर। हिंदुओं से बेपनाह नफरत करने वाले कट्टरपंथियों ने 2 हिंदू परिवारों के 5 घरों को जला डाला। लेकिन कट्टरपंथियों का इरादा सिर्फ घर जलाना नहीं था। असली मकसद को जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ इन घरों पर रह रहे लोगों को जिंदा जलाकर मारना चाहती थी। इसी इरादे से कट्टरपंथियों ने पलाश कांति साहा नाम के एक हिंदू व्यक्ति को घर के अंदर बंद कर दिया था और बाहर से इन घरों के दरवाजे बंद कर 5 घरों में आग लगा दी थी। ऐसी ही साजिश बीते दिनों कट्टरपंथियों ने चटगांव में भी रची थी, लेकिन सौभाग्य से दोनों जगह हिंदू परिवारों की जान बच गई। अब सवाल यहाँ ये कि आखिर बांग्लादेश में हिंदू कब तक प्रताड़ित होते रहेंगे? बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इन हमलों के पीछे की असली वजह भी बताई। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन का आरोप है कि जिहादी हिंदुओं को जिंदा जला देना चाहते हैं, इसलिए वे रात के समय आग लगाते हैं ताकि घरों के अंदर पूरे परिवार के लोग सो रहे हों और यूनुस सिर्फ बांसुरी बजा रहे हैं। तस्लीमा नसरीन के बयान से साफ है कि कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। पुचंदर दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि सिर्फ विरोध प्रदर्शनों और बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। जब तक मोहम्मद यूनुस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बनाया जाएगा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा नहीं रुकेगी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सट्टा किंग आजाद खान के होटल आजाद पैलेस पर आज प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। इस दौरान पुलिस की भारी फोर्स की भी मौजूदगी रही। सट्टा किंग आजाद खान के पैलेस पर बुलडोजर का प्रवेश हो गया। आलीशान फार्म हाउस जमींदोज होने के बाद अब बारी आजाद खान के होटल की थी। 2 बुलडोजर और 1 हैवी क्रेन कार्रवाई के लिए सुबह करीब 9 बजे होटल पहुंचे और 3 मंजिला होटल के अगले और पिछले हिस्से पर JCB चलना शुरू हुआ। देखते ही देखते पूरा होटल मलबे में तब्दील हो गया। कार्रवाई निर्माण के दौरान नियमों का पालन न करने की वजह से अंजाम दी गई। आपको बता दें कि ऑनलाइन सट्टा सरगना आजाद खान आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पहले से ही जेल में बंद है। होटल गिराने से पहले आसपास की सभी दुकानों को बंद करवाया गया। गलियों पर भी बैरिकेड लगाकर आवाजाही बंद की गई, लेकिन फिर भी आजाद खान के काले साम्राज्य का अंत अपनी आंखों के सामने देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। कार्रवाई के दौरान इलाके में 100 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहे। ड्रोन से भी पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की गई। राजस्थान के बाड़मेर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चोरों ने बीती रात एक मंदिर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर आभूषण और दान पेटी में रखे हुए नकदी पर अपना हाथ साफ कर फरार हो गए। चोर चेहरे पर नकाब ओढ़कर आए और आते ही अपने काम में जुट गए। इन 3 चोरों को पता था कि मंदिर में CCTV लगा है, लेकिन उनकी हरकतों को देख एक बार भी नहीं लगा कि उनको किसी का खौफ है। समय लगाकर दरवाजों के ताले तोड़े, करीब 30 से 35 तोला आभूषणों को चुराया, दान पेटियों को पेचकस से खोला, लोहे की रॉड से उसको तोड़ा और उसमें से कैश निकालकर रफू चक्कर हो गए। चोरी की इस घटना का पता तब चला जब श्रद्धालु सुबह मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि माजीसा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पिछले ही साल हुई थी। अभी तक एक बार भी दान पेटी को खोला तक नहीं गया। अब चोर कितना कैश लेकर भागे हैं, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में कार और बाइक चालक दोनों की लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। एक झटके में बाइक कार से जा भिड़ी। एक्सीडेंट बाइक सवार दोनों लोगों को जबरदस्त झटका लगा, दोनों बुरी तरह उछल गए। पीछे बैठा शख्स उछलकर बगल में गिर गया, लेकिन बाइक चलाने वाले का सिर बाइक से सीधा टकरा गया और वो बाइक में ही फंस कर रह गया। पीछे बैठे बुजुर्ग तो उठकर खड़े हो गए, लेकिन बाइक राइडर को कार ड्राइवर की मदद से किनारा लाया गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक आगे से चूर-चूर हो गई। इस पूरे हादसे को अगर स्लो मोशन में देखेंगे तो पता चलेगा कि कार चालक ने गाड़ी मोड़ते समय रोड पर चल रहे लोगों की अनदेखी की। वहीं बाइक से आने वाले की स्पीड भी अगर सामान्य रही होती तो हादसे में बचा जा सकता था। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर त्रिपुरा में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की आलोचना हो रही है और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतक छात्र के पिता से बात की है। में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे। और सीएम धामी ने मृतक छात्र के पिता से बताया कि इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छठे को पकड़ने की कोशिश जारी है। एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। सीएम धामी ने दुख जताते हुए ये भी कहा, थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। सीएम धामी ने एंजल के पिता को बताया कि इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई। पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है। इस पर एंजल के पिता ने पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा की गारंटी मांगी। मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर नॉलेज का, नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है और हम लोग इस पर जो है खुद भी यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा। एंजल चकमा की हत्या के मामले पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। असम के मुख्यमंत्री भी इस हत्याकांड को लेकर चिंतित दिखे। नॉर्थ ईस्ट के नेता भी काफी गुस्से में हैं। क्योंकि आरोप है कि 5 बदमाशों ने नस्लीय टिप्पणी करते हुए हमला किया था। उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो विरोध करने पर बदमाशों ने सबसे पहले एंजल के छोटे भाई को पीटा। फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। एंजल के छोटे भाई को बदमाशों ने सिर पे मारा। एंजल चकमा ने खुद को भारतीय बताया, फिर भी बदमाश नहीं माने। कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। एंजल चकमा की हत्या से पूर्वोत्तर में नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वहाँ के नेता ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। देखिए 9 दिसंबर को शराब की दुकान पर एंजल चकमा से मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें बदमाश देहरादून के बाजार में एंजल को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन एंजल और उसके भाई पर हमला किया गया। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा और बढ़ गया है, जिसके विरोध में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों छात्र शामिल हुए, जिनके हाथ में एंजल चकमा की तस्वीर और पोस्टर्स थे। एंजल की हत्या पर राहुल गांधी का भी गुस्सा फूटा है। राहुल गांधी ने कहा कि देहरादून में जो कुछ हुआ वो भयावह अपराध है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। देश के युवाओं में जहर भरा जा रहा है। बीजेपी ने नफरत को सामान्य बना दिया है। नफरत पर आंखें मूंद लेने वाला समाज नहीं बनना चाहिए। राहुल ने कहा कि उनकी संवेदनाएं उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के साथ हैं। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि हत्या नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। विघटनकारी सोच हर रोज किसी की जान ले रही है। सरकारी अभ्युदय प्राप्त ये लोग विष बेल की तरह फल फूल रहे हैं। नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता अखंडता खतरे में है। असामाजिक लोगों को अपने बीच पहचानने का काम करें। कल हम में से कोई भी इनकी हिंसा का शिकार हो जाएगा। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करने की अपील की, तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एंजल चकमा की मौत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। A tribal boy doing MBA in Uttarakhand
was beaten up. Angel Chakma, he died. So these are all clear examples of how when rule of law breaks and majoritarian politics overtakes everything, these lynchings happen. इंदौर के बिजलपुर इलाके में नगर निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम की टीम दल बल के साथ पहुंची और सड़क निर्माण में बाधक बन रहे 40 घरों को ध्वस्त कर दिया। दरअसल यहां 100 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाना है, लेकिन इस काम में कई मकान ऐसे हैं जो बाधक बन रहे थे। ऐसे में नगर निगम की तरफ से पहले नोटिस जारी हुआ, अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए गए, लेकिन जब लोगों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया तो फिर नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। तो सड़क चौड़ीकरण के लिए यहां पर जो 40 अवैध रूप से मकान बने हुए थे उन्हें नोटिस जारी हुआ था, लेकिन जब लोगों ने इन्हें खाली नहीं किया तो फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस पर पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोप गंभीर हैं, इसीलिए इस अपराधी को किसी भी मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद। फांसी होना चाहिए, मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए, सारे बाहर घूम ही रहे हैं। पीड़ित परिवार अभी भी सेंगर से जान का खतरा बता रहा है और कह रहा है कि जब तक सेंगर को फांसी नहीं होगी इंसाफ अधूरा रहेगा। तो मेरे पिताजी की आत्मा भटक रही है, तो शांति जब मिलेगी मेरे पिताजी को, जब उन दोषियों को, उन हत्यारों को, उन रेपिस्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। उत्तराखंड में ऋषिकेश में हुए कार हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो कार सवार युवक बना रहे थे। हादसे में कार में सवार 4 युवकों की मौत हो चुकी है। तेज रफ्तार से चलती कार में तेज म्यूजिक पर डांस और फिर हादसे के बाद मौत का डरावना सन्नाटा। अरे जिंदा है, अरे जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। जिंदा है भाई तो फोन करो ना, 100 नंबर एम्बुलेंस का फोन करो ना। तस्वीरें ऋषिकेश में हुए उस हादसे से ठीक पहले की है, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई। हादसे से पहले कार में बज रहे म्यूजिक पर एक युवक डांस करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि पिछली सीट पर बैठा युवक वीडियो बना रहा था। हादसे के ठीक पहले आगे की सीट पर लेटा हुआ युवक कार के डैशबोर्ड से सड़क पर देखता हुआ दिखाई देता है। तभी मौत का सन्नाटा छा गया, 4 जिंदगी खामोश हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, तो वहीं अब यूनुस सरकार ने भारत के खिलाफ नई साजिश रची है। बांग्लादेश पुलिस का दावा है कि उस्मान हादी के हत्यारे भारत भाग गए। पाकिस्तान प्रेम में अंधे हो चुके मोहम्मद यूनुस अब सारी हदें लांघ रहे हैं। एक नए प्रोपेगेंडा के तहत ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दावा किया कि उस्मान हादी के हत्यारे फैजल करीम मसूद और आलमगीर शेख बॉर्डर के रास्ते मेघालय चले गए हैं। हम भारतीय अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।